नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव का रण, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी विधूड़ी की नामांकन रैली में शिरकत। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुदियाल के बाद पूर्व सीएम रावत ने साधा निशाना। भाजपा बोली कांग्रेस कर रही भ्रामक प्रचार। चारधाम यात्रा को लेकर सजग प्रशासन, लोक निर्माण विभाग ने कसी कमर। सड़कों को तेजी से किया जा रहा ठीक। देहरादून पुलिस ने किया ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दुबई से संचालित हो रहा था ग्रुप। और चंपावत विधानसभा के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। लंबे समय से बीमार थे गहतोड़ी, अपने शासकीय आवास में ली अंतिम सांस। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि इस मतदान में 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष के द्वारा ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुदियाल ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इस पर कटाक्ष किया था, और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ईवीएम की सुरक्षा का डर सताने लगा है। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। लोगों को अलाउड नहीं है। ईवीएम सुरक्षा में कई पहलू हैं, और जहाँ ईवीएम रखी है उसके आसपास का एरिया 100% सीसीटीवी कैमरे के जद में होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। और रायपुर में कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए हैं जो किस टीवी कैमरे के जद में आए हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो है कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास के क्षेत्र में है और श्रमिक हैं। तो यदि जिलाधिकारी ने उनको स्क्रूटनी करके, स्क्रीन करके उनको पासेस दे करके भेजा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। ये लोग हैं जो स्क्रीन कर लिए गए, और हमें जिलाधिकारी पर या अधिकारियों पर अविश्वास का नहीं है, मगर इस सट्टा के बड़े खेल में जो बड़े लोग हैं उन पर विश्वास नहीं है। वो किसी भी रूप में, जिस तरीके से भगवान किसी भी वेश में आ सकते हैं तो गड़बड़ राम भी किसी भी वेश में आ सकते हैं। तो मजदूर वो इस प्रकार की चीजें करती रहती हैं। कांग्रेस का काम आज प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम है, और ये भ्रामक प्रचार कर करके कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। अभी तो 4 तारीख के बाद असली रोना रोएंगे ईवीएम का। देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान निभाया है। इसलिए इन सब लोगों को आभास हो चुका है कि होने वाला क्या है। 5-0 होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है, बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है। ये रोना रोते रहेंगे, ईवीएम को रोना। 4 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस, युवराज से लेकर के जीजा से लेकर के मां से लेकर के सब रोने वाले हैं। अगली खबर राज्य के देहरादून जिले से है, जहां पर चंपावत विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का
लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास में अंतिम सांस ली है। उनके निधन की खबर से जहां उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं सहित चंपावत विधानसभा क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपावत में हुए उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर विधानसभा की सदस्यता हासिल की थी। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी से मुलाकात की थी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी। और चंपावत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास में अंतिम सांस ली है। वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अपने शासकीय आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास में अंतिम सांस ली है। उनके निधन की खबर से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं सहित चंपावत विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपावत में हुए उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर विधानसभा की सदस्यता हासिल की थी। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी क्षति देहरादून के लिए हुई है, खासकर चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कैलाश गहतोड़ी का देहांत आज सुबह तड़के हुआ है और लिहाजा एक राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति इसको जरूर माना जा सकता है कि उत्तराखंड में कैलाश गहतोड़ी वर्तमान में गढ़वाल विकास निगम के वन विकास निगम के बकायदा अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे और इससे पहले वो पूर्व विधायक थे। यानी जब वो बतौर विधायक बने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ने के लिए एक सीट की आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपने विधायकी का त्याग किया और मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव लड़वाया। बंपर सीटों के साथ, वोटों के साथ मुख्यमंत्री चुनाव जीते। लिहाजा गहतोड़ी पर भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से भी एक बार भरोसा उन पर कायम रहा और लिहाजा उनको वन विकास निगम में अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। लेकिन अफसोस की बात की उनकी स्वास्थ्य में जो सुधार लगातार पिछले 2 साल से देखा जा रहा था, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। पहले दिल्ली में एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चला, हालांकि वो रिकवर कर गए थे। ठीक होने के बाद चंपावत क्षेत्र के लोगों का उन्होंने तमाम काम किया, लेकिन वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कैलाश गहतोड़ी एक जनप्रिय नेता थे। वो तमाम समस्याओं को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में स्वयं कहते थे कि कैलाश गहतोड़ी भले ही वन विकास निगम के चेयरमैन हो, लेकिन वो बतौर अध्यक्ष के तौर पर भी काम कराते हैं और साथ ही साथ वो तमाम दिक्कतों को लेकर के, जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री का दरवाजा बार बार खटखटाते रहते थे ताकि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। यानी कुल मिलाकर के एक जनाधार वाला नेता थे और इसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर एक बड़ी क्षति
हुई है। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे उभरेगी, अगर इसे राजनीतिक मायनों में समझना चाहें? हालांकि आज निधन के बाद इस तरीके की बात करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक मायनों में अगर बात की जाए तो इसे कैसे समझा जाएगा? बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर ये काफी बड़ी क्षति इसको माना जा सकता है, क्योंकि एक नेता जब अपना विधायकी का चुनाव लड़ता है तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्र के लिए तमाम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। विकास के कार्यों को जब वो आगे बढ़ाता है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ साथ वो जन भावनाओं का सम्मान करता है। सम्मान जिस तरीके से उसके द्वारा किया जाता है, तमाम दिक्कतें परेशानियां उनका समाधान करने के लिए सरकार के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, तो उसका लोकप्रिय वो जनता के बीच में कहलाता है। संगठन के लिहाज से इसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि एक जो अगर इस धरती पर जीवन पर पाया है तो जाहिर सी बात है एक बार जाना भी होगा, चाहे वो राजनेता हो या कोई भी हो। और इस तौर पर अगर जब जाता है तो क्षति पूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके नई पीढ़ी राजनीतिक तौर पर जब अनुसरण करती है तो जाहिर सी एक नया नेता का जन्म होता है, और नया नेता का जन्म उस अनुभव के आधार पर पारिवारिक तौर पर भी हो सकता है, जिसके जो उनके पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाएगा उसको भारतीय जनता पार्टी संगठन आगे बढ़ाने का काम करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जहां सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी छोटी बड़ी सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं यात्रा के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए भी विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं। यात्रा जो कि जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, 10 मई को कपाट खुल रहे हैं और हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अपनी काफ़ी सारी सड़कों पे हमने काम कर लिया है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे जिस पे काफ़ी सालों से काम चल रहा है, जिसमें जो लैंडस्लाइड की ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो जोशीमठ से हमारा बद्रीनाथ धाम का जो रोड है, इसी तरीके से बड़कोट से यमुनोत्री का जो स्ट्रेच है, धरासू से ये गंगोत्री का स्ट्रेच है, ये लॉन्ग टर्म काम है जिसपे कि काम स्टार्ट कर दिया गया है। थोड़ा उसमें समय लगने की संभावना है, लेकिन उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, जो ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, उस पर काफ़ी हद तक हमने सुधार किया है। और जहाँ जहाँ पे कोई माइनर इश्यूज थे जो रिपेयर करने थे वो हम लोगों ने कराया है। नैनीताल बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल में 2023-24 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई। बिजली विभाग की अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 524 करोड़ यानी कि 97% की वसूली की गई है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 33 मामलों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। अन्य सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। नवनीत पांडे की व्हाट्सएप आईडी हैक हो गई है। हैकर डीएम के व्हाट्सएप से जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। हैकर ने व्हाट्सएप आईडी में डीएम की फोटो भी लगाई है। वहीं डीएम ने ये जानकारी जिले के विभिन्न विभागों के ग्रुप और जिला प्रशासन के ग्रुपों में शेयर की है। डीएम ने बताया कि श्रीलंका के किसी हैकर के द्वारा उनकी व्हाट्सएप आईडी को हैक किया गया है। उन्होंने लोगों से उनके नाम से आने वाले मैसेज पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देने की अपील की है। वहीं डीएम की आईडी हैक होने से लोग हैरान हैं। बता दें कि हैकरों ने पहले चंपावत पुलिस का फेसबुक हैक करने के साथ साथ कई अधिकारियों की आईडी
हैक कर ली थी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की। उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली की प्रभारी आदरणीय बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी। अरे बंद करवा दो भैया ढोल, थोड़ी देर के लिए जरा ये ढोल बंद करवा दीजिए। ये ढोल वाला ढोल बंद कर दे भाई। ये कार्यकर्ता दक्षिणी दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाता बहुत भारी संख्या में आज मेरे इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध निर्माण और जंगलों की कटान के मामले काफी संख्या में बढ़ गए हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद चिंता कर रहे हैं। बता दें कि उनका कहना है कि जल्द अगर मसूरी में निर्माण की बाढ़ आ गई और पेड़ों की कटान मामलों को नहीं रोका गया तो मसूरी जल्द कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा। मसूरी पर्यावरणविद ललित मोहन काला ने कहा कि मसूरी क्लिफ कॉटेज हुसैनगंज के पास भूस्वामी के द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे जंगल और पेड़ों का कटान कर उसका सड़क का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मसूरी में जंगल और पेड़ नहीं रहेंगे तो मसूरी का पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। क्लिफ कॉटेज वाला यहाँ पे जो जंगल है, ऑल्दो ये जो है नोटिफाइड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ घना जंगल था और सारे पेड़ जो अधिकांश पेड़ इसमें संरक्षित प्रजाति के हैं। तो फॉरेस्टर का भी एक्ट कहता है और सरकारी जो है और सभी जो है इसको मानते हैं कि संरक्षित पेड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए। और इन संरक्षित पेड़ों के जंगल में पहले भी जो है 2019 में यहाँ जेसीबी वगैरह चलाई गई थी, जिसकी हमने शिकायत की और तत्कालीन डीएफओ जो है कैकर साहब मैडम यहाँ आई थी। उसके बाद जब ऊपर से जो है उनको निर्देश हुए तो उन्होंने पेड़ों की गिनती कराई और उस पेड़ों की गिनती कराने के बाद फिर काम बंद हुआ। को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि क्लिफ कॉटेज में जो है कुछ अवैध जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जो है एक हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पे आई है। पर्यावरणविद भी हमारे साथ जो है उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इनसे जो है इनके जो दस्तावेज हैं वो मांगे गए, जिसका परीक्षण करने पर ये प्रतीत हो रहा है कि जो ये नक्शा दिखा रहे हैं नगर पालिका का, उसमें रोड जो है दिखाई दे रही है, लेकिन उस नक्शे को भी एक बार जो है वो वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो एक बार नगर पालिका से उसको भी वेरीफाई कराया जाएगा। बाकी जैसा हमारा जो स्थानीय स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे पेड़ों की गणना भी जो है उनके द्वारा 2 बार जो है वो की गई। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव में स्थित एक फ्लैट से आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ये गिरोह दुबई से संचालित हो रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त किए जा रहे 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन, 50 एक्सटेंशन बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई है। क्षेत्र में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर के आके एक फ्लैट में रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। इस आधार पर सूचना को डेवलप किया गया था और कल
देर रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिसमें सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खिलाया जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। नैनीताल के कमेटी लाइन क्षेत्र में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। हादसे में स्कूटी सवार युवक घायल हो गया है, जबकि दुकान का शीशा चकनाचूर हो गया, जिसके बाद राहगीर और पड़ोस के लोगों ने स्कूटी और उसमें सवार युवक को दुकान से बाहर निकाला। बता दें कि युवक मस्जिद तिराहे से हाईकोर्ट जाने वाले मार्ग पर अपने स्कूटी से काफी तेजी से जा रहा था, जब अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा कंप्यूटर की दुकान में जा घुसा। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और गाड़ी का नंबर भी नहीं था। गनीमत रही कि युवक को हल्की चोटें आई हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और अस्पतालों में अधिक मात्रा में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया से पीड़ित मरीज सामने आने लगे हैं। मौसम में बदलाव के कारण होने वाली बीमारियों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला ने वरिष्ठ फिजिशियन SD जोशी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। गर्मियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में तापमान में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। कभी तेज़ धूप तो कभी बारिश का मौसम लगातार देखने को उत्तराखंड में मिल रहा है। ऐसे में जब तापमान में बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है तो बीमारियों का आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ने लगी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का। सर, लगातार तापमान में गिरावट और बढ़ाव दोनों देखने को मिल रही है और उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो तापमान कभी भी एक समान नहीं रहते। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो अब सामने आने लगी है, क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आजकल रात कुछ ठंडी हो रही है और दिन में काफ़ी गर्म हो रहा है। ये एक प्राकृतिक चक्र है। जब उत्तर से हवाएं चलती हैं तो ठंडा होता है और दक्षिण से या पूर्वीय जब चलने लगती है तो गर्मी होने लगती है। तो ऐसे मौसम में कुछ बीमारियां हैं जो कि होंगी, लेकिन उसके अलावा जैसे ही तापमान 40 से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले जो है लू लगने की संभावना होती है। तो अभी अगर हम बात करें कि आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, तो आजकल जो है एक तो बुखार और दूसरा जो है उल्टी दस्त, ये दो, और कुछ लोग जो है पीलिया के भी जो है इसमें आने लग गए हैं। तो ये इस समय मुख्य बीमारी है। सर, वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे बड़े नाजुक रहते हैं। उनको किस तरीके से मतलब उनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति अलर्ट रहें ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो न लगें? सबसे पहले तो घर का तापमान बहुत ठीक रखना चाहिए। आजकल अभी AC का समय नहीं आया, घर में AC का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पंखा भी अगर चलाएं तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना चलाएं। बच्चों को जहाँ तक हो पंखे के एकदम नीचे नहीं सुलाना है, साइड में सुलाना है। और कूलर वगैरह तो अभी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम नहीं हुई है, ह्यूमिडिटी अभी ठीक ठाक है। तो अगर तापमान में ज़्यादा वेरिएशन आता है तो बॉडी में स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, केवल तनाव मानसिक या नहीं होता है, शारीरिक तनाव भी होता है, इम्यूनिटी का तनाव भी होता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से बच्चे अक्सर बीमार होने लगते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नींद आना, सुस्त रहना, खाने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, नाक बहना, जुकाम लगना और बुखार आना, और कई तो सिर दर्द भी काफ़ी बताने लग गए हैं। ये इस तरह के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं।
वहीं अगर राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो राजधानी देहरादून में देखा जाता है जब गर्मी का मौसम आता है तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती हैं। किस तरीके से आम जनमानस को सचेत रहने की ज़रूरत है इन सब? और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।